हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि दोस्तों हम लोग यहां पे जीएस कर रहे हैं। जीएस दोस्तों हम लोग जो टारगेट बनाकर चल रहे हैं अभी वो है दोस्तों यूपीपी वीडियो एवं पेट। बट दोस्तों मैं आपको जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको करा रहा हूँ, वो आपको वन डे एग्ज़ाम और स्टेट का कोई भी पेपर हो, आप इस क्लास को करके आप आराम से उसको दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर इस जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वहाँ से अगर आया। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप लोग मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा जितना, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री में अभी आपको एंशिएंट काल पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट के आज देखिए, आज गुप्त साम्राज्य चल रहा है। गुप्तों के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे हर्षवर्धन पढ़ेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अब गुप्त क्या हो जाएगा, प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग मध्यकाल में परसों क्लास जब लेंगे हम अगली क्लास, तब क्या होगा, हम लोग मध्यकाल में पहुंच जाएंगे। मध्यकाल में हम लोग गौरी के महमूद गजनवी के हमले से लेकर या अरब हमले से शुरू करेंगे। हम लोग 712 ईस्वी से शुरू करेंगे और हमले जो भी हुए महमूद गजनवी का, फिर मोहम्मद गौरी का, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम पूरा कोर्स आपको कवर करा देंगे ताकि एक बार हर पेपर के लिए आप आराम से कर लीजिए। वनडे एग्जाम का हो या कोई भी स्टेट पेपर का, कोई भी स्टेट का कोई भी पेपर आप आराम से इसको दे सकते हैं करके। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट करके है। आप बस आप पूरा क्लास देखते रहिए, आपको सब कुछ मिलता जाएगा और आप आराम से करिए। बस आपको करना है क्या है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको करना ये है कि जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको साथ साथ लिखते चलना है। कुछ मैं समझाता हूँ उसको लिखते चलना है। बस आप इतना करते चलिए, आपका पूरा नोट्स आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के प्रति हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको यहीं पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे समझा कराता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती है और याद हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दोस्तों गुप्त साम्राज्य कर रहे थे, यानी गुप्त साम्राज्य में हम लोग दोस्तों जो उसका साम्राज्य में हम लोग उनके जो कुछ स्रोत थे, कुछ जानकारी के स्रोत थे, फिर हमने क्षेत्र काल देखा। फिर देन इसके बाद हम लोग ने उनके जो प्रमुख राजाओं के बारे में एक एक करके, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। फिर भानुगुप्त है, विष्णुगुप्त है, इनके बारे में हमने बताया। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन यानी गुप्त साम्राज्य में किस तरीके का प्रशासन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रशासन तो यहाँ पूछा नहीं जाता। तो दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, पिछली साल नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि 72 पूछा गया था। 72 का संबंध किससे है? तो दोस्तों 72 जो है वो यही गुप्तकालीन प्रशासन में जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, उसका जो प्रधान होता था उसको 72 बोला जाता था। इसी तरीके से संधि विग्रहिक के बारे में पूछा गया है। तो संधि विग्रहिक कौन था? तो इसी गुप्त साम्राज्य का जो क्या कहते हैं, जो कह लो युद्ध एवं विदेश मंत्री जो था, उसको दोस्तों क्या बोलते थे? उसको संधि विग्रही बोलते थे। ठीक है, तो ये टर्मोलॉजी पूछे जाते हैं। तो टर्मोलॉजी पूछने के क्रम में क्या है, ये गुप्त प्रशासन से संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशासन मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो ट्रेंड आया है पेपर का, वो लोग प्रशासन की ओर मुड़ गया है। मतलब वो लोग इसी कोई टर्मोलॉजी दे देंगे और पूछेंगे इसका मतलब क्या है, ये किससे संबंधित है, इस तरीके से वो पूछने लगे। तो आपको भी उसी तरीके से पढ़ाई भी करनी होगी। तो आप इसलिए तैयार रहिए, पहले से जो पेपर पूछेगा उसको पहले से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन, जैसा कि मैं कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं, उस टॉपिक को मैं बांट देता हूं। तो मैंने बताया कि जैसे कि आप गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशासन में हम लोग पढ़ते क्या क्या है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशासन के अंदर क्या क्या है। तो एक तो केंद्रीय प्रशासन होता है, आप लोग भी जानते हैं केंद्रीय प्रशासन होता है। ठीक है, जैसे कि आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी हैं, केंद्रीय प्रशासन के हेड होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या है, वो केंद्र में प्रशासन करते हैं। फिर एक होता है दोस्तों प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन ये कौन सा प्रशासन, जैसे आज हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश राज्य है भारत में, इसी तरीके से वहाँ भी उसके साम्राज्य में भी प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, राज्य जो होते हैं आज के। फिर जिला प्रशासन, हम लोग के यहाँ भी जिला प्रशासन है। जिला तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, जिला प्रशासन किस तरीके से चलता था ये पता चल रहा है। फिर इसके बाद इनके गांव। बस प्रशासन के बारे में इतना आपको इसी में एक सैनिक व्यवस्था, सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन के बारे में बस आपको एक चीज मैं इसमें लिखाऊंगा और ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसका सैन्य अधिकारी मैं जब पढ़ाऊंगा केंद्रीय प्रशासन में तब लिखा दूंगा। बट यहाँ पे याद रखना कि इसमें चतुरंगी सेना थी, जिसमें पैदल, हाथी, घोड़ा एवं और दोस्तों
रथ, 4 प्रकार की सेना थी, उसी को चतुरंगी सेना बोलते थे। बस इससे ज़्यादा आपको सैन्य प्रशासन के बारे में नहीं पढ़ना है ना। तो हमको पता है कि प्रशासन के अंदर इतनी चीज़ें पढ़नी होती। पहला तो ये जानना होता है केंद्रीय प्रशासन था तो कैसा था, इसके केंद्रीय अधिकारी कुछ थे, कौन थे, प्रांतीय प्रशासन को क्या बोला जाता था उस टाइम, जिला प्रशासन को उस समय क्या बोला जाता, गांव के प्रधान को क्या बोला जाता था, बस इतना आपको जानना है। ये बहुत ईजी होता है, लोग इसको रिलेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, डायरेक्ट राजा राजा पढ़ लो बस। आजकल राजा राजा से क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रशासन से भी वो लोग क्वेश्चन पूछने लगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन आप हेडिंग डालेंगे, आप और लिखते चलेंगे मेरे साथ में, मैं कुछ बोलूँगा या कुछ, तो इसमें आपको केंद्रीय प्रशासन में पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट या केंद्रीय प्रशासन हेडिंग डालिए और उसी के आगे लिखना शुरू कर दीजिए। लिखेंगे क्या लिखेंगे, राजा, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, राजा, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तथा न्यायपालिका का प्रमुख था, प्रमुख था। यानी कोई भी नियम बनेगा तो वो राजा का अंतिम निर्णय होगा, न्यायपालिका के न्याय के संबंध में भी राजा का निर्णय अंतिम होगा, विधायिका और कोई भी प्रशासन लागू करते समय भी क्या होगा, उसमें राजा का निर्णय अंतिम होगा। यानी राजा इस समय जो था सर्वशक्ति संपन्न था। ठीक है, यानी राजा सर्वशक्ति संपन्न था, राजा सर्वशक्ति संपन्न था। ठीक है, यानी केंद्र शक्ति, राजा सर्वशक्ति संपन्न था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर क्या है, अब राजा अकेले तो शासन कर नहीं सकता, तो जिस तरीके से आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, उसी तरीके से यहां पे भी क्या होता था, राजा को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद होती थी। भाई आज भी तो आप हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होता है, एक मंत्री परिषद होती है। इसी तरीके से यहां पे भी राजा को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, जिसमें यानी किसमें, मंत्री परिषद जिसमें निम्नलिखित अधिकारी थे। अब कौन कौन से हैं तो मैं ऊपर मिटाल रहा हूं, ये वाला मैं पूरा स्ट्रक्चर मिटाल दे रहा हूं। ठीक है, फिर मैं बताता चलूंगा, आपने स्ट्रक्चर तो बना ही लिएगा, मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रहा हूं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या था, मैंने बताया कि राजा जो था, मैंने लिखाया पहले केंद्रीय प्रशासन, उसमें फिर मैंने कहा कि राजा कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका का प्रमुख था। राजा सर्वशक्ति संपन्न था, यानी सभी शक्तियों का जो वो संपन्न था, सभी शक्तियों का उपभोग करता था। बट है ना, अब राजा भाई हर चीज में तो निपुण नहीं हो सकता ना। मान लो राजा है, उसके अंदर मान लो युद्ध कला की शैली हो सकती है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि न्याय में या न्याय का उसको अच्छा ज्ञान हो, उसको प्रशासन का अच्छा ज्ञान हो, या उसको कह लो कि क्या कहते हैं विधायिका बनाने में, न्याय वो तो हर क्षेत्र में वो निपुण नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या होती थी, हर क्षेत्र के निपुण लोगों को एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से राजा को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें मैंने बताया कि निम्नलिखित अधिकारी थे। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारी में आप पहला लिखेंगे, सबसे पहला संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये युद्ध, इसके आगे लिखना है युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री। ठीक है, ये जो संधि विग्रही की जो पद था वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में किसके पास था, तो ये जो था वो हरिसेन के पास था। हरिसेन जो था संधि विग्रही था। और कुछ इतिहासकार जो कहते हैं ये विदेशी मामलों को देखने वाला भी एक पद था। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं
विदेशी मामलों को देखने वाला भी एक मंत्री था। ठीक है, तो विदेश मामलों का जो मंत्री होता था उसको भी संधि विग्रहिक बोलते थे। हालांकि आप यही याद रख लीजिए कि युद्ध एवं शांति का मंत्री एवं विदेश मामलों का मंत्री। ठीक है, ये किसमें लिख लीजिएगा, एवं विदेश मामलों का मंत्री। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये दो कार्य को एक साथ संभालता था। संधि विग्रहिक हो गया, आपको दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लियर है? हाँ क्लियर तो है दोस्तों, मुझे तो लग रहा है संधि विग्रहिक। ठीक है, दिख रहा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, फिर हम बात करते हैं संधि विग्रहिक के बाद दूसरा पद जो था महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत कौन था होता था? तो ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ये याद रख लीजिएगा कि इसको टर्म ही दे सकता है, डायरेक्ट पूछेगा महाबलाधिकृत से क्या कौन है तो कुछ बताना होगा आपको। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जैसे कि आज हमारे यहाँ जल सेना है ना, जल सेना बोलना चाहिए तो थेना बोले, जल सेना, वायु सेना एवं स्थल सेना, तीन सेना है। तो तीनों सेनाओं का जो कोऑर्डिनेटर जो है, इस समय अगर देखा जाए तो CDS एक पद बनाया गया है ना, जो क्या करता है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उन पर भी वो हेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता था, जैसे यहाँ पे चतुरंगी सेना थी, रथ सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और घुड़सवार सेना, इन चारों सेनाओं का जो था सर्वोच्च अधिकारी जो था वो कौन था, महाबलाधिकृत। आप स्ट्रक्चर को, संरचना को तुलना के हिसाब से, आज के तुलना के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो पद आता बहुत इंपॉर्टेंट है, महादंडनायक। महादंडनायक ये कौन होता था? तो ये जो होता था, ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। यानी न्यायिक मामले में राजा को जो सलाह देने के लिए जो एक अधिकारी नियुक्त किया गया था वो कौन था, महादंडनायक। ठीक है, समझ में आ गया। फिर चौथा जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, महाप्रतिहार। ये कौन था? राजमहल के रक्षकों का प्रधान, राजमहल के रक्षकों का प्रधान अधिकारी, यानी राजमहल में जो का प्रधान अधिकारी। ठीक है, तो ये आपको चार इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में, इनकी इस साम्राज्य से संबंधित प्रशासन में आपको ये चार जो केंद्रीय अधिकारी थे इनके बारे में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन महासंधि विग्रहिक पे आ चुका है, मैंने बताया 72 पे भी आ चुका है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाबलाधिकृत कौन है। बलाधिकृत का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो कर को संग्रहित करने वाला, नहीं, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत बोलते थे। महादंडनायक मतलब दोस्तों क्या है, ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महाप्रतिहार तो समझ में आ जाता है एक बार। ठीक है, इसी तरीके से और भी इसमें पद थे, बट आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे युक्त पुरुष है एक आता है, वो आपको नहीं याद है। सर्वाध्यक्ष था, उसको नहीं आपको पढ़ना है। तो आपको ये चार बट आपको इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रखना है। ठीक है, ये केंद्रीय शक्ति के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। तो केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से चलता था मैंने बता दिया। इन मंत्रियों की सहायता से राजा केंद्रीय प्रशासन को चलाता था। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हम इसको मिटाल रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे और मैं मिटाल रहा हूं। अब मैं सीधे जाऊंगा प्रांतीय प्रशासन के ऊपर। हर चीज को आप स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से आप देखिए, ये एक फायदा क्या होता है इनको स्ट्रक्चर से करने से, जब कभी भी अगर भविष्य में आपको पढ़ना रहेगा तो आप एक स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे। दूसरा, कभी क्वेश्चन लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको। फिर अब हम आते हैं दूसरा दोस्तों, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज देखा होगा, मैंने यहाँ पे न्याय प्रशासन अलग से डिवीजन नहीं किया, क्योंकि मैं न्याय प्रशासन, मैंने एक चीज मुझे बताना था, जो क्या था, महादंडनायक के बारे में। बस जैसे कि जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते तो उसको हम लोग न्याय प्रशासन को अलग से पढ़ते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार दीवानी एवं फौजदारी मामलों को के लिए अलग से एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसको इस धर्मस्थीय एवं कंटक शोधक नामक दो अलग से न्यायालय बनाए थे। बट यहाँ पे ऐसी कोई संरचना हमको नहीं देखने को मिलती है, तो इसलिए हमको इसके हम अलग से नहीं पढ़ रहे न्याय प्रशासन को। ठीक है,
तो आप लोग ऐसा समझे कि पिछले प्रशासन में आपने न्याय प्रशासन को पढ़ाया था, मौर्य साम्राज्य में, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया? तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक महादंडनायक हो गया, दूसरा राजा, इसके अलावा कोई और ऐसी संरचना हमको देखने को नहीं मिलती। बट हम लोग जब मौर्य प्रशासन पढ़ते तो उन्होंने क्या किया था, दीवानी मामलों को और फौजदारी मामलों को अलग अलग बांट दिया था, यानी दो कार्यों का डिवीजन कर दिया था न्याय व्यवस्था में, जिससे क्या हो कि न्याय जल्दी मिले, देरी ना हो न्याय में, और सटीक न्याय मिले। ठीक है, तो इस वजह से हमको उसको देख पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो आज भी जैसे कि क्या है, दीवानी न्यायालय अलग है और फौजदारी न्यायालय अलग है ना, आपराधिक मामलों को देखने के लिए। तो प्रांतीय प्रशासन, जो साम्राज्य लिखना है, साम्राज्य प्रांतों में बटा था, साम्राज्य प्रांतों में बटा था, इसमें लिखते चलना है, प्रांतों में बटा था, मेरे साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, जिसे भुक्ति कहा जाता था, जिसे भुक्ति, मैं अलग डिफरेंट कलर्स लिख रहा हूं, आप लोग भी हाईलाइटर रखा करिए, जो इंपॉर्टेंट रहता मैं उसको आप लोग हाईलाइट, जिसे भुक्ति कहा जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिसे भुक्ति कहा जाता था, यानी भुक्ति, जो यहाँ का जो प्रांतीय प्रशासन था, उसको प्रांत को ये लोग प्रांत नहीं बोलते थे, ये लोग भुक्ति कहते थे, है ना। यानी गुप्त साम्राज्य में भुक्ति शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? तो प्रांतों के लिए, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जिसका प्रमुख भुक्ति का प्रमुख कौन था? जिसका प्रमुख, या लिख लो भुक्ति का प्रमुख, ऐसे लिख लो तो आपको और अच्छे समझ में। भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था, उपरिक भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था। ठीक है, उपरिक कहलाता था, बस इससे ज़्यादा। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि जो ये भुक्ति था या उपरिक जो था, ये भुक्ति में जो उपरिक्त था, इसकी जो नियुक्ति करता था वो राजा द्वारा की जाती थी, यानी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विधायिका द्वारा राजा, उसमें क्या होता था, राजा इस जो उपरिक्त होता था उसकी नियुक्ति करता था, है ना। ये भी लिख सकते हैं, जिसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, राजा द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिसे भुक्ति कहा जाता था, यानी प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था। ठीक है, ये याद रखना है, जिसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। ये प्रांतीय प्रशासन के बारे में हुआ। फटाक से लिखो, मैं मिटाल रहा हूँ इसको, क्योंकि ठीक है मैं मिटाल रहा हूँ अब। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब इसके बाद जिला प्रशासन। ठीक है, प्रांत के बाद क्या होता है? जिला होता है। राज्य किस में बटे होते हैं? जिलों में बटे होते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों जिला प्रशासन। हेडिंग डालेंगे आप लोग, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, और इसमें लिखेंगे भुक्ति, यानी जो प्रांत है या भुक्ति जिलों में विभाजित थी, कि जिलों में विभाजित थी, जिसे, एक सेकंड दोस्तों इसको मार के आता हूं। भुक्ति जिलों में विभाजित थी, जिसे भुक्ति जिलों में विभाजित थी, या लिख लो ऐसे, प्रांत या भुक्ति जिलों में विभाजित थी, जिसे विषय कहा जाता था, जिसे विषय कहा जाता था। यानी जो भुक्ति है, क्योंकि हम लोग प्रांत को इसमें भुक्ति बोलते थे ये लोग, तो भुक्ति जो था जिलों में विभाजित थी, भुक्ति जिलों में विभाजित थी, जिसे प्रांत, जिसे विषय कहा जाता था। इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। इसके विषयपति कहा जाता था। ठीक है, तो जो प्रांत था वो जिलों में विभाजित था, जिसे
विषय कहा जाता था, यानी प्रांतों को जिस विषय कहते थे ये लोग कहते, ठीक है। और उसके प्रमुख को विषयपति, ठीक है, विषयपति कहा जाता, जिस इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और इसमें आपको याद रखना है कि जो विषय था, विषयपति था, इसकी जो नियुक्ति करता था वो भुक्ति के प्रमुख द्वारा, यानी जो प्रांत का जो प्रशासन संभालता था, या जो कह लो जो क्या कहते हैं उपरिक द्वारा क्या होता था, भुक्ति की या विषयपति की नियुक्ति की जाती थी। ये याद रखना, इसकी नियुक्ति राजा नहीं करता था। ये जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। और बल्कि जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो उसमें जिला प्रशासन हो या प्रांतीय प्रशासन हो, इन दोनों की नियुक्ति जो होता था सीधे केंद्र के, इन दोनों के अधिकारी को जो होती थी सीधे नियुक्ति राजा करता था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जो केंद्रीय स्तर पर अधिकारी उसकी नियुक्ति तो राजा कर रहा है, बट जो जिला स्तर पर जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो जो प्रांतीय स्तर का जो अधिकारी यानी उपरिक जो था वो क्या करता था, यहाँ के विषयपति को नियुक्त करता था, ठीक है। ये याद रखना है कि यही जो डिवीजन है, यही लिए तो क्या होता है ना, पूछा जाता है आपसे कि सब गुप्त साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्य की तुलना कीजिए, गुप्त प्रशासन एवं मौर्य प्रशासन की तुलना कीजिए, है ना, इसमें क्या अंतर था। तो ये बहुत बड़ा अंतर एक दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब सारी चीज़, पीसीएस मेंस में, ठीक है। तो विषयपति कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति लिख सकते हो, जिसकी नियुक्ति उपरिक द्वारा की जाती थी, लिखो, जिसकी नियुक्ति मैं यहाँ पे थोड़ा, जिसकी नियुक्ति उपरिक द्वारा की जाती थी, ये याद रखना, इसकी नियुक्ति राजा नहीं करता था, उपरिक द्वारा की जाती थी, द्वारा की जाती थी, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें अलग अलग नाम है। एक तो प्रांत के नाम इन्होंने भुक्ति कहा है, जिलों को विषय कहा है, उसके अलग से नाम है। फिर ये और एक दूसरा स्ट्रक्चर ये दिखाई पड़ता है कि जिला प्रांतीय स्तर के जो अधिकारी थे उसकी नियुक्ति तो राजा करता था, बट जिला स्तर के अधिकारी राजा नहीं करता था, कौन करता था, उपरिक करता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इसको हो गया ये, मैं इसमें और भी चीज़ें आपको बताता, बट आपके लिए वो नहीं जरूरी है इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। कभी अगर भविष्य में पीसीएस मेंस लिखा पढ़ाने मिला हिस्ट्री में तो मैं आपको जरूरी इसमें और डिटेल में ले जाऊंगा इसको, ठीक है। बट इस पेपर की, इन पेपरों के लिए आपको इतना ही सफिशियंट है दोस्तों। जिला प्रशासन के बाद दोस्तों गाँव, जिला प्रशासन के बाद हम आते हैं सीधे गाँव प्रशासन, ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन बस एक लिखना है, ग्राम प्रशासन का प्रमुख महत्तर कहलाता था, बस इतना लिख लीजिए। ग्राम प्रशासन का, ग्राम का प्रधान अधिकारी, ग्राम का प्रधान अधिकारी महत्तर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम का प्रधान अधिकारी महत्तर कहलाता था, महत्तर कहलाता था। देखो इसमें एक चीज याद रखना है, जो गुप्त साम्राज्य था, सॉरी मौर्य साम्राज्य था, उसमें क्या होता था, ग्राम के जो अधिकारी होते थे उसको गोप या स्थानिक बोला जाता था, ठीक है, ये याद रखना। बट जब गुप्त साम्राज्य में इसमें जो गांव है उसमें उस समय गांव को क्या बोला जाता था, महत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार नहीं कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो आपको इसको अंडरलाइन करके आपको लिखना रखना है। ये महत्तर कौन होता था, तो ग्राम अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इनके यहाँ नगर जैसी कोई प्रशासनिक संरचना हमको नहीं दिखाई पड़ती, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया इनकी प्रशासन। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप उसको बना लीजिएगा। केंद्रीय प्रशासन ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे लिख करिएगा। केंद्रीय प्रशासन बीच में पेपर में बनाइएगा, केंद्रीय प्रशासन, फिर इसे एरो करके नीचे लिखिएगा प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय ऐसे लिख लो, केंद्र लिखो। फिर इसके बाद क्या आएगा, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत को इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, भुक्ति, ठीक है, भुक्ति, और इसका प्रमुख कौन था, उपरिक, ठीक है। तो एक ही चार्ट में भी आपका याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक और स्ट्रक्चर बनाना है, क्या है, इसके बाद जिला, प्रांत जिला में था, जिसको क्या बोलते थे, विषय, जिले को क्या बोलते थे, विषय, और इसके प्रमुख को विषय पति, ठीक है, ये चल ही नहीं रहा। फिर इसके बाद ग्राम, फिर इसके बाद गांव या ग्राम लिख लो, चलो ठीक है। ग्राम को ग्राम ही बोलते थे, और इसका प्रमुख जो होता था महत्तर,
ये हो गया आपको पूरा स्ट्रक्चर, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ये पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं पढ़ने के जो आप आराम से चीज़ों को याद रख सकते हैं, चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था मुगुप्त प्रशासन। और अब जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो हर्ष की एक ही क्लास बहुत सफिशियंट है, क्योंकि हर्ष के बारे में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं रहेगा। जहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत उसको पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हर्ष था वो प्राचीन भारतीय इतिहास का, है ना, अंतिम हिंदू महान शासक था। उसको अंतिम हिंदू महान शासक बहुत सारे इतिहासकार में कहते हैं, और इस चीज़ पर डिबेट भी चलता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार पीसीएस में आपको पूछा भी गया है, अगर मेंस का आपने पीसीएस का पेपर कुछ देखा होगा तो उसमें पूछा गया है ना, जो हर्षवर्धन है वो अंतिम महान हिंदू शासक था। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कल मैं इसको आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था, हम लोग आज यहाँ तक रखेंगे, बाकी कल अब हम लोग देखेंगे। हमने टॉपिक बता दिया कल क्या पढ़ना है। और दोस्तों हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और दोस्तों शेयर जरूर करें वीडियो को शेयर करना है ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं। और हाँ, आप लोग दोस्तों जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उसी तरीके से दोस्तों पढ़िए, चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप आराम से चीज़ों को कर पाएंगे, आप क्वेश्चन डील कर पाएँ। सबसे मेन आपका मोटिव ये होना चाहिए, आप पीपीटीज पढ़ें, आप किसी चीज़ से पढ़ें। देखो मैं इसलिए आपको लिखा के करा रहा हूँ आपसे, क्यों मैं इतना फोकस करता हूँ हर चीज़ को, खुद क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं दोस्तों तो क्या होता है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट बना रहता है। क्योंकि जब तक आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा आपका लिखते समय गलत हो जाएगा। और जब आप लिखते हैं कुछ कॉन्सेंट्रेट पर कुछ लिखते हैं तो आपको चीज़ें याद होती हैं। पढ़ने का, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी चीज़ को लिख कर आप पढ़ें। और आपका क्या हो रहा है, देखिए खुद से सेल्फ नोट्स बन रहा है, आप आराम से उसको रिवीजन कर सकते हैं। एक बुक्स पढ़ने के अच्छा है, एक बड़ी सी पीपीटी पढ़ने से अच्छा आपका खुद का नोट्स बन जाएगा। आप आराम से उसको पढ़िए, कम टाइम में ज़्यादा इनपुट ले लीजिए। और हर चीज़ को मैंने हर एक एंगल से मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको कि हर एक एंगल ले लेता हूँ उस टॉपिक का, पढ़ाता हूँ कोई भी टॉपिक। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें दोस्तों, पढ़ाते समय मैं आपको इतना डीप, इतना रूट तक ले जाके पढ़ा दूंगा कि आपके क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बहुत ईजी में पढ़ा दूंगा। बट यही है कि आप लोग बस पूरा वीडियो देखा करें, पूरा बने रहें, रेगुलर देखते रहें, आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिए दोस्तों और पढ़ते रहिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।